हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का कॉमिक विशेषांक विकट व्यू। परिलोक के विनाश के बाद राजकुमार आलोक महागुरु भोकाल की चमत्कारी शक्तियों के साथ अपनी मां की खोज में विकासनगर पहुंचा और वहीं का होकर रह गया और कहलाया मानवता और न्याय का रक्षक भोकाल। वचन क्या होता है और उसकी रक्षा कैसे की जाती है, ये कोई महाबली भोकाल से सीखे। अपने वचन को निभाने के लिए जो हीरों के द्वार वाली नगरी विकास नगर की रक्षा के लिए राज्य की सीमाओं पर शत्रुओं से लोहा ले रहा है, अपने साहस और युद्ध कौशल से विकास नगर की चारों दिशाओं से आगे बढ़ते शत्रुओं के दांत खट्टे करके भोकाल ने विजय हासिल तो की है, लेकिन अपनी पत्नी तुरीन और अपनी चमत्कारी भोकाल शक्ति को खोकर भोकाल को उन विजयों का मूल्य भी चुकाना पड़ा। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अपने बचाव की वचन की लाज रखने के लिए अभी तक रणभूमि में डटा हुआ है वह पराक्रमी और लगातार विजय प्राप्त करता जा रहा है। उसकी यही सफलता और पराक्रमी ही तो है जिसके लिए विश्व की यह सबसे सुंदर रानी चंदा उसके लाख इनकार के पश्चात भी उसे अपना बनाने की ठाने बैठी हुई है। मैं प्रयत्न करके देख चुकी हूँ, परंतु वे मेरे किसी भी प्रलोभन में आकर मुझसे विवाह करने को तैयार नहीं है। परंतु मैं और प्रयत्न करूंगी। रूप और यौवन के उस हथियार के बल पर जिससे कोई पुरुष बच नहीं सकता। एक बार भोकाल के मेरे वश में आ जाने की देर है, फिर हीरो के द्वार वाला विकास नगर भी मेरा हो जाएगा। भोकाल को अपने जाल में फंसाने की योजना बना रही थी रानी चंदा, जिससे बेखबर भोकाल स्वयं का अभ्यास की अग्नि में तपा और युद्ध विद्या की प्रत्येक कलाओं में निपुण होकर फौलाद बनने में जुटा हुआ था। शाबाश भोकाल, युद्धाभ्यास के कारण दिन पर दिन अपने युद्ध कौशल में निखार ला रहे हो तुम। धन्यवाद। युद्धाभ्यास के अलावा कई चिंताओं ने घेर रखा था भोकाल को। तुरीन, शूतान, वेणु और लड़ाकी न जाने कहाँ चले गए। तुरीन ने अब तक मेरे पुत्र को जन्म दे दिया होगा, कैसे ढूंढ पाऊंगा मैं उन्हें। ये कैसे जुदा हुए जानने के लिए पड़े, युद्ध जीतूंगा मैं। महागुरु भोकाल की शक्तियां मुझे कैसे वापस मिलेंगी, भोकाल की शक्तियां कहाँ गई जानने के लिए पड़ा रेत का भोकाल व जल उठा रेगिस्तान। ये तीनों ही कॉमिक्स चैनल पे वॉइस मोड में अपलोड है। मेरे कारण तांत्रिक टिल्लू की जो शक्तियां और यौवन उससे छिन गया, वह कैसे वापस आएगा। पढ़े शैतान बेटा, ये कॉमिक्स भी चैनल पे वॉइस मोड में उपलब्ध है। स्नान आदि से निपटा भोकाल तो चंदा नगर का संदेश भाग आपके लिए रानी चंदा का संदेश लाया है। रानी चंदा का संदेश मेरे लिए? आश्चर्य, क्या होगा उसमें। मेरे प्रिय भोकाल, मैं अपनी पिछली सभी भूलों की क्षमा चाहते हुए निवेदन करती हूँ कि मैं अपना जन्मदिन मना रही हूँ। आशा है तुम अपनी दासी को क्षमा करते हुए चंदन चंदा नगरी पधारने का कष्ट करोगे। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में तुम्हारी ही चंदा। ये नागिन ने विष उगलना छोड़कर अमृत उगलना कैसे शुरू कर दिया। डहन पर एक बार विश्वास किया जा सकता है, लेकिन रानी चंदा पर नहीं। हो सकता है अपनी गलतियों पर वह वास्तव में पछता रही हो। यह बात ना भी हो तब भी मुझे उसका निमंत्रण स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं दिखती। इस समय विकास नगर की जो स्थिति है उसमें जितने भी राज्य हमारे मित्र बने अच्छा ही है। ऐसे में रानी चंदा से मित्रता तो हमारे राज्य के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। चंदा नगरी शीघ्र ही शीघ्र ही चंदा नगरी की राजधानी में। वाह, आज तो स्वर्ग की सुंदरता भी मात होकर रहेगी इस महल की सुंदरता के आगे। अद्भुत। आज तक विश्व के किसी भी राजा महाराजा ने अपने अतिथियों के स्वागत का ऐसा प्रबंध नहीं किया होगा। मेरी ही तरह अन्य अतिथि भी इस सपने संसार की प्रशंसा करते हुए पहुंचे होंगे। दीवाने खास में, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं। जब तुम हो तो किसी की आवश्यकता ही क्या है प्रिय भोकाल। रानी चंदा के इस रूप श्रृंगार के आगे एक बारगी भोकाल की आंखें भी चुंधिया गईं। पूरा विश्व एक तरफ और तुम एक तरफ, इसलिए सभी को ठुकराकर इस बार मैंने अपना जन्मदिन मान तुम्हारे साथ मनाने का निर्णय लिया है। तुम्हें पसंद आया ना ये सब? तुम मेरे हो जाओ भोकाल, फिर ये सब तुम्हारा हो जाएगा। आमंत्रण देने का धन्यवाद रानी चंदा, परंतु मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारी सुंदरता और ना तुम्हारा अकूत खजाना। अब चलता हूँ। ठहरो प्रिय,
मेरा आमंत्रण तुम्हें स्वीकार नहीं तो ना सही, परंतु यहाँ आकर तुम मेरे अतिथि बन चुके हो, इसलिए मुझे एक अवसर तो दो कि मैं स्वयं को अच्छा मेजबान सिद्ध कर सकूं। ये लो भोकाल, हमारे उस प्रेम के नाम जिसे तुम ठुकरा कर जा रहे हो। रानी चंदा ने प्याला भोकाल के होठों की तरफ बढ़ाया, लेकिन भोकाल उसका एक घूंट भर पाता उससे पहले ही छाक प्याला फर्श पर गिर चुका था। इसी के साथ रानी चंदा नागिन की तरफ फुफकार उठी, खूबसूरती व ताकत के बीच आई है तू। सर, तूने जीने का अधिकार, तुझे तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। म्याऊ, खच। अपने होठों पर चिताकर्षक मुस्कान मुस्कान लिए वह सौंदर्य की प्रतिमा भोकाल की तरफ पलटी। मूर्ख बिल्ली ने बीच में आकर सारा आनंद खराब कर दिया। मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरा। अब उसकी जरूरत नहीं है रानी चंदा, क्योंकि बिल्ली की छोटी सी गलती पर तुमने उसे मौत के घाट उतारकर अपनी उस खींच का प्रदर्शन कर दिया है, जो शिकारी को उस समय होती है जब उसका शिकार उसके जाल में फंसता फंसता रह जाता है। अब तुम्हारी बातों में फंसकर मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनना चाहता, इसलिए चलता हूँ। लोमड़ी की तरह पैतरा बदला रानी चंदा ने। ठीक समझे भोकाल, तुम सचमुच मेरे जाल में फंसते फंसते रह गए। जो सुरा मैं तुम्हें पिलाना चाहती थी उसमें ऐसी औषधि मिली हुई है जिसके पीते ही तुम मेरे दीवाने हो जाते, लेकिन तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तुम्हें मेरे जाल में फंसना ही होगा। विश्वास ना हो तो एक बार ऊपर निगाहें उठाकर देख लो। ओह, स्त्री सैनिक, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे पराक्रमी अपने प्राण गंवा सकते हैं, परंतु स्त्रियों पर हाथ नहीं उठा सकते। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते भोकाल, इसलिए भलाई इसी में है कि मेरा हाथ थाम लो। तुम जैसी जहरीली नागिन का हाथ थामने से अच्छा है कि मैं अपने हाथ कटवा लूं। मुझे बंदी बनाने के लिए हर तरह के साधन लेकर आइए ये स्त्री सैनिक, इसलिए यहाँ से बचकर निकलना ही मेरे लिए हितकर होगा। ये पुरुष सैनिक होते तो अब तक मेरी तलवार के शिकार बन गए होते। भोकाल बचकर भागते रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था, जबकि स्त्री सैनिक उसे पकड़ने के लिए कृत संकल्प थी। हर हाल में आह धड़ाम से नीचे गिरा भोकाल, खच खच। और जब तक वह अपने पैरों में धंसे तीरों की परवाह किए बिना संभल कर खड़ा होता, वह घिर चुका था। अब उसका बंदी बनाया जाना निश्चित था कि तभी आंधी बनकर वहां पहुंची सुगंधा। पीछे हटो चुड़ैलो। ही। अगर मैं पहले ही हट करके तुम्हारे साथ सैनिक वेश में ना आती, टाक, तो आज उस डायन रानी ने तुम्हारा दास बना लिया होता। आई। आओ भोकाल। भोकाल ने घोड़े पर सवार होने में एक क्षण भी ना गंवाया, और सुगंधा ने घोड़े को दौड़ाने में आधा क्षण न गंवाया। तुगड़ 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 तुगड़। रानी चंदा का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। सुंदरता के हथियार का एक बार तुझ पर विफल हुआ है भोकाल, परंतु इस हथियार से तू बचेगा नहीं। यही तुझे मेरे कदमों में लाकर डालेगा, क्योंकि क्योंकि इसी हथियार के आगे झुकते हैं संसार के बड़े बड़े हथियार। और महाबली गजेशपुरम का राजा गज सिंह। सारा संसार कहता है कि कई हाथी और सिंह का बल एक साथ मुझ में भरा है। हर तरह के हथियार चलाने में सिद्धहस्त सैकड़ों युद्ध लड़कर अपने हजारों प्रतिद्वंदियों को मौत के घाट उतार चुका हूं मैं, परंतु अभी तक मेरे शरीर पर खरोच भी नहीं आई है। मुझे राजा बुद्धिराज कहते हैं। नाम की तरह ही धुरंधर बुद्धि का स्वामी मेरी बनाई रणनीतियों पर चलने वाले ने आज तक मात नहीं खाई। स्थिति को देखकर तत्काल रणनीति बना लेने वाला मुझसे माहिर समस्त विश्व में नहीं मिलेगा। बलूला, जिसके बनाए जालों से शत्रु का पिंड मरकर ही छूटता है। तुम तीनों महारथियों में से एक मेरे रूप यौवन और खजाने का स्वामी बनेगा, परंतु यह सौभाग्य उसी को प्राप्त होगा जो विकास नगर पर चंदा नगरी की विजय पताका फहराने और घमंडी भोकाल के सिर को मेरे कदमों में लेकर डालने में सफल होगा। इस काम को मैं चुटकियों में कर सकता हूँ। पहला अवसर मुझे दो, हे सुंदरी। नहीं, पहला अवसर मुझे मिलना चाहिए। नहीं, मुझे। पहला अवसर किसे मिलेगा इसके निर्णय करेगा सौभाग्य पक्षी। तीनों के सिर पर मंडराता वह सौभाग्य पक्षी गज सिंह के सिर पर बैठ गया। हा 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 हा। सौभाग्य पक्षी ने मुझे चुना। अब किसी की बारी नहीं आने वाली। रूप सम्राज्ञी चंदा अब मेरी दुल्हन बनेगी। जल्द ही। स्वर्गीय राजा विकास मोहन का मित्र होने के साथ साथ मैं तुम जैसे वीरों का कद्रदान भी हूं भोकाल। विकास नगर पर आक्रमण करके मैं विकास मोहन की आत्मा और तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैंने तुम्हें यह समझाने के लिए यहाँ भोज पर आमंत्रित किया है कि विकास नगर को रानी चंदा के सुपुर्द कर तुम उसकी दास्ता स्वीकार कर लो। अगर मैं यह प्रस्ताव ना मानूं तो
तो तुम्हारे पास दो विकल्प होंगे। पहला, विकास नगर की सेना के साथ मेरे विशाल सेना से रण क्षेत्र में लड़ो, या फिर मुझसे द्वंद्व युद्ध करो। सोच समझकर उत्तर देना भोकाल, क्योंकि हर दशा में पराजय तुम्हारी ही होनी है। उस समय कुछ न बोला भोकाल। अपने शिविर में लौटकर उसने सलाह के लिए सेनापति व सेना नायकों को बुलाया। तुम्हारा क्या विचार है भोकाल? रानी चंदा ने भारत की तीन सबसे बड़ी शक्तियों को हमारे विरुद्ध विरुद्ध एकत्रित करके निश्चय ही हमें घोर संकट में डाल दिया है, परंतु उसके अधीन होने से अच्छा है कि हम मृत्यु को गले लगा लें। यानी रण क्षेत्र में गज सिंह से द्वंद्व युद्ध लड़कर दोनों में से एक प्रतिनिधि की मृत्यु के साथ ही यह द्वंद्व समाप्त होगा। यहाँ पर रखे हथियारों में से कोई भी हथियार तुम दोनों प्रयोग कर सकते हो। आरंभ। हृदय इस बात की गवाही नहीं देता भोकाल कि मैं तुझ जैसे मानवता के रक्षक को अपना शिकार बनाऊं, परंतु रूप सुंदरी चंदा की मांग को पूरा करने के लिए मुझे तेरा सिर हर दशा में चाहिए। टनाक। भोकाल का सिर काटने का चमत्कार तुम इस जन्म में तो कर नहीं पाओगे गज सिंह। जन्म की नहीं, क्षणों की बात कर भोकाल। कुछ ही क्षणों में तेरा सिर इस ढाल की तरह ना फट जाए तो कहना। भोकाल की ढाल या सिर काट सकने वाली तलवार ही कटकर अगर गिर जाए तो राजा गज सिंह फिर क्या करोगे? ये है ना ढाल, इसे ही बना दूंगा तेरा काल। टनाक। ओह, तलवार या ढाल नहीं, तेरे लिए तो मेरे नाखून ही काफी होंगे, अवश्य ही काफी होंगे। अगर ये मुझ तक पहुंच जाए तो। पहुंचेंगे भोकाल, बहुत से हथियार हैं तुझ तक पहुंचने के लिए, तुझे खत्म करने के लिए। सर भाग। गोलों के आपस में टकराने से लगे धक्के ने एक क्षण के लिए गज सिंह को लड़खड़ा दिया। उसी पल का भरपूर लाभ उठाया भोकाल ने, लेकिन धाक। आश्चर्य, शूल भरा इस बात का गोला गज सिंह के शरीर से टकराया, लेकिन उसे खरोच भी नहीं लगी, जबकि इस बार से उसे बुरी तरह घायल हो जाना चाहिए था। आह खच। भोकाल का शरीर खून से नहाता चला गया। गज सिंह का शरीर फौलाद का बना है भोकाल, लेकिन तेरा नहीं। आह, ये मुझे मार डालेगा। मुझे संभल कर इसके वार को रोकना होगा। दोनों गोलों की जंजीरें आपस में उलझ गईं। अब परीक्षा थी दो बलवानों के बाहुबल की। तू बुरी तरह घायल है भोकाल। इस स्थिति में तू ज्यादा देर तक मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। शक्ति परीक्षा को छोड़कर आत्मसमर्पण कर दे। मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं तुझे तड़पा तड़पा कर नहीं मारूंगा। लहू बह जाने के कारण मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूं, परंतु मुझे अंतिम क्षण तक हार नहीं माननी। उस द्वंद्व युद्ध का निर्णय हो पाता उससे पहले ही शाम हो गई और युद्ध विराम हो गया। कल यह द्वंद्व जारी रहेगा। तूने दिखा दिया भोकाल की तू वास्तव में महाबली है, परंतु मुझे इस बात का दुख है कि कल का सूर्यास्त नहीं देख पाएंगी तेरी आंखें। जहां गर्वीली चाल चलता वहां से रवाना हुआ गज सिंह वहीं भोकाल को सहारा देकर वहां से ले जाया गया। भोकाल की यह दशा सुनकर अटास लगा उठी वह अप्सरा सी सुंदर और डायन सी मक्कार स्त्री। हा 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 हा। भोकाल, देखा सुंदरता के हथियार के वार से आज तो तू बच गया, लेकिन कल नहीं बच पाएगा। जिस सुंदरता को तूने ठुकरा दिया उसी के कारण कल तू पराजित होगा भोकाल। उफ भोकाल, उफ। तुम्हारा सारा शरीर गहरे जख्मों से भरा हुआ है, परंतु फिर भी तुम कह रहे हो कि कल फिर तुम गज सिंह से लड़ोगे? हाँ सुगंधा, हाँ। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मुझे उससे लड़ना ही होगा। यही नियति है। तुम आत्महत्या करने पर तुले हुए हो भोकाल। गज सिंह के सामने तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे किसी भी वार से उस दुष्ट को खरोंच तक नहीं आती। एक क्षण सुगंधा, क्या तुम सोच सकती हो कि कोई साधारण मनुष्य अपने शरीर को अभ्यास से वज्र सा बना सकता है? हाँ, अभ्यास से ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तलवार के वार से शरीर पर घाव ना हो, खून ना निकले। इसमें जरूर कोई रहस्य है। यही मैं सोच रहा हूं, परंतु वह रहस्य क्या है ये नहीं समझ पा रहा हूं। आ गया, वह रहस्य समझ में आ गया सुगंधा। मुझे भी बताओ। भोकाल बताने लगा। ज्यों ज्यों मैं बताता जा रहा था त्यों तो सुगंधा की आंखें फैलती जा रही थी। अगले दिन प्रातः, हा 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 हा, जख्मों से भरे शरीर के साथ इस दर्द का पासा पलटने आया तू भोकाल। हाँ, और इस बार मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ गज सिंह कि आज इस दंड का पासा अवश्य ही मेरे पक्ष में पलटेगा। तुम्हारे शरीर के किसी भी हिस्से पर वार का प्रभाव नहीं पड़ता, यह बात तो सारा संसार जानता है गज सिंह। परंतु क्या तुम ये बताने का कष्ट करोगे कि निरंतर लड़ने के पश्चात भी तुम्हारे शरीर पर पसीने की एक बूंद भी क्यों नजर नहीं आती? बुरी तरह लड़खड़ा गया गज सिंह। हड़बड़ाओ मत गज सिंह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर मालूम है। ऐसा इसलिए है कि तुम्हारे शरीर पर इस समय जो चमड़ी दिख रही है वो वास्तविक चमड़ी नहीं, अपितु वह कवच है जो एकदम चमड़ी के रंग का है। भोकाल के शब्दों ने गज सिंह को ऐसा स्तब्ध किया कि वह लड़ना ही भूल गया। एक बात और बता दूं
कि ऐसी विशेष कवच से शरीर का प्रत्येक अंग तो ढका जा सकता है, परंतु आंखें नहीं, क्योंकि आंखें देखने के काम आती हैं। खच खच आ! भोकाल ने पीड़ा से चित्कार उठे गज सिंह के शरीर से खींच लिया वह कवच। ये अलग हुआ तुम्हारे शरीर से तुम्हारा कवच। अब देखते हैं तुम्हें पीड़ा कैसे नहीं होती। भाग! तुम्हारा शरीर लहू से कैसे नहीं नहाता। कवच के बिना भोकाल के पराक्रम के सामने कुछ क्षणों के लिए भी ना ठहर पाया राजा गज सिंह। कुछ देर बाद ही गजेशपुरम की सारी सेना अपने अंधे राजा गज सिंह के साथ वापस लौट रही थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की कॉमिक विशेषांक विकट व्यू के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।